नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट में पहले बताओ आप लोग कैसे और पढ़ाई कैसे कर रहे हो। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लगाएंगे प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, बिहार एसएससी सभी एग्जाम के लिए वीडियो सफिशिएंट होगा। खासकर यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वाले तो जरूर देखना, किसी तरह इस वीडियो को फुल वॉच करना, मजा आएगा। हमारा प्रैक्टिस सेट है, लगातार आपके कंटिन्यूस प्रैक्टिस सेट चल रही है और चैप्टर वाइज भी क्लासेस चल रही है। तो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इस तरह वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। पसंद आएगा तो लाइक भी इस वीडियो को करेंगे। क्लियर ना। चलिए, तो मजा आने वाला है। विद इन सेकंड में कैसे हल करेंगे समझेंगे क्लास में इस वाले। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, जल्दी से हल करके बताएं कि इसका आंसर क्या है ना। अभी एग्जाम होने वाला है, उसी बेस्ड पर ये सभी क्वेश्चन मौजूद हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है बताने की कोशिश करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को रीड कर देखिए। क्वेश्चन दिया गया है 5 संख्याओं का एवरेज 80 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 90 हो जाता है। तो हमको बताना है कि निकाली गई संख्या वो कौन सी है। तो कैसे निकालना है ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं इसमें थोड़ी सी दिमाग लगाऊं, 5 संख्या है ना, 5 संख्याओं का एवरेज 80 दिया है। क्लियर है ना। एवरेज 80 दिया है। मान लीजिए कोई भी संख्या 5, मान लीजिए ABCDE, ये 5 संख्या है। क्लियर है ना। इसका औसत कितना है मेरे भाई, 80 ना। औसत 80 दे रखा है। तो ध्यान से समझना, मैं पूछू इन पांचों संख्याओं का सम बता दो। सम यानी योग, है ना। सम मतलब योग। क्लियर है ना। योग बताओ इस पांचों संख्या का। तो योग कैसे निकालोगे मेरे भाई, योग बराबर औसत, औसत 80, आंकड़ों की संख्या कितनी है भाई, 5 है। यानी कितना आ गया, 8 25 40 यानी 400, है ना। यानी पांचों संख्याओं का सम कितना है मेरे भाई, 400 है। क्लियर ना। अगर मैं इसमें से एक संख्या को निकाल दूं, जैसे मैंने ए को निकाल लिया, किसी भी को एक को निकालना है तो हमने मान लिया ए को ही बाहर निकाल देते हैं। क्लियर ना। ए को हमने बाहर निकाल दिया, बचा कितना, 4। तो 4 संख्या का मैं सम पूछी तो सम 4 संख्याओं का मैं सम पूछ रहा हूं। तो 4 संख्याओं का सम कितना है मेरे भाई, एक संख्या निकल जाएगा तो 4 ही संख्या बचेगा। तो 4 संख्याओं का सम कितना है मेरे भाई, और औसत कितना है मेरे भाई, 90 है। तो औसत 90, टोटल संख्या 4, यानी कितना हो नचोक सही 360। क्लियर है, हाँ है ना। देखो, 5 संख्याओं का सम है 400 और 4 संख्याओं का सम कितना है, 360। यानी निकाली गई संख्या कौन सी है, निकाली गई संख्या ए है। ए है ना। तो ए है। अगर यहाँ 5 संख्या का सम 400 हो रहा है, 4 संख्या का सम 360 रहा है, किसके कारण घटा, ए के कारण घटा। ए बाहर निकल गया, यानी कितना नंबर घट गया, 40 नंबर घट गया। यानी ए का वैल्यू कितना होगा, 40 होगा। और निकाली गई संख्या कौन है, ए है। तो निकाली गई संख्या का आंसर कितना होगा, 40। यानी निकाली गई संख्या कौन से, वो 40 है। 40 ही करेक्ट आंसर होगा, है ना। आपने समझा, है ना। 5 संख्याओं का सम 400, 4 संख्याओं का सम 350, माइनस कर लो 4, 40 बचेगा। ये कौन सी संख्या होगी, निकाली गई संख्या होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 संख्या या 4 संख्या का सम है। तो निकला हुआ कौन है, 40 ही वो बचेगा। क्लियर है ना, है ना। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करो। चलो दोस्त, अगला क्वेश्चन समझते हैं। दिया गया जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर दर पाई गई धनराशि 2 वर्ष में 1331 हो जाती है, यानी 1331 हो जाती है। तो हमको बताना है जो प्रिंसिपल है वो कितना है, हाँ या ना। प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। तो ध्यान देना, देखिए मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। नीचे वाला वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है। यानी नीचे वाला वैल्यू क्या है, 10। 10 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, हाँ है ना। 10 आपका क्या है मेरे भाई, प्रिंसिपल है। इस पर 1 साल में 1 यूनिट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है। 1 साल में 1 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। तो अंत में, साल के अंत में अमाउंट कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, हाँ या ना। अरे 10 पर 1 ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना मिलेगा, 11, यानी मिश्रधन 11 प्राप्त होगा। ये 1 साल का है ना। 1 साल का है। 2 साल के लिए पूछा गया तो पावर 2 कर दो। टाइम कितना है, 2 ईयर्स, तो 2 पावर कर देंगे। इसका पावर करोगे तो 100 बनेगा, इसका पावर करोगे तो कितना होगा, 121, है ना। 2 साल बाद अमाउंट कितना रहा हो रहा है मेरे भाई, 1331, लेकिन हमारा कितना हुआ, 121। यानी 121 का वैल्यू कितना है, 1331, यानी 1331। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 11 आएगा, काटेगो तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1100 करेक्ट आंसर, है ना। 11 से गुना करेगो तो प्रिंसिपल ही पूछा गया था। तो प्रिंसिपल यानी धन कितना है, वो 1100 है, जो 2 साल बाद इतना हो जा रही है ना। समझा आपने इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्त।
चलो इस क्वेश्चन का हल करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी फास्ट विल यू डू इट। देखिए क्या दिए गए, 28 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बीमाओं में बक्से रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए। हाँ है ना, क्लियर है। हमको लंबी छड़ वाला बक्सा में रखा जाता है, सबसे लंबा छड़ कैसे रखा जाए। मान लीजिए कोई घना आयताकार है ना, मान लीजिए घनाभ है, क्लियर है। घनाभ में हमको सबसे लंबी छड़ रखनी है, तो लंबी छड़ कैसे हटेगी, इस कोने से इस कोने या इस कोने से इस कोने। अपने कमरे देख लो, जो आयताकार कमरा है घनाभ की तरह है, सबसे लंबा उसमें डंडा रखना चाहते हो, बांस रखना चाहते हो, तो कैसे लंबा बांस रखा जाएगा, कोने से कोने मिलाकर रखोगे तो सबसे लंबा जाएगा, हाँ है ना। लंबाई चौड़ाई से रखोगे तो छोटा हो जाएगा, क्लियर है ना। तो हमको यहाँ पे निकालना है क्या है क्वेश्चन में, डायगोनल यानी विकर्णों की हमको लंबाई निकालनी है। तो विकर्ण की जितनी लंबाई होगी उतनी ही बड़ी आपको बोल सकते हैं कमरे में, या घनाभ के जो कमरा होगा उसमें रख सकते हो, उतनी ही बड़ी आप छड़, क्लियर है ना। तो मैं पूछूं घन का विकर्ण क्या होता है, सॉरी घनाभ का विकर्ण क्या होता है। तो जितना आपका इसमें साइड दिया गया है ना, साइड 24, 4, 10 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्लियर। तो 24 का स्क्वायर कर लो, प्लस में 4 का स्क्वायर कर लो, प्लस में 10 का स्क्वायर कर लो। साइड का स्क्वायर होता है ना घन, जो आपका डायगोनल होता है ना। बताओ तो 24 स्क्वायर 784 बनता है, 4 का स्क्वायर 16, 10 के स्क्वायर 100, जोड़ो ये कितना हो जाएगा 800 या 900, 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा 30 होगा, 30 आपका करेक्ट आंसर। यानी 30 सेंटीमीटर का सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है, क्लियर है ना, है ना, उस बक्सा में, क्लियर है। किसी को डाउट यहाँ पर थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, क्लियर होगा ना। घनाभ का डायगोनल निकालना है यहाँ पे, तो डायगोनल मतलब क्या है मेरे भाई, फार्मूला लगा लो डायगोनल का, 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा आंसर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को हल करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखिए ये बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 0.5 है या 3 है, इसके ऊर 12 रेकरिंग है ना, इसका वैल्यू बताना है। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए पॉइंट के बाद जितना नंबर है उसके बाद लिखो, पॉइंट के बाद देखना है कितना नंबर है, तो 2 नंबर है, दोनों नंबर को लिख लो 5, 3, क्लियर है। जितने अंक के ऊपर बार रहता है उतनी बार बट्टे में 9 लगाना होता है, यही आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा, क्लियर है। जितने अंक के ऊपर बार रहेगा और जो रेकरिंग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बार, और बार जितनी अंक के ऊपर रहेगा उतनी बार बट्टे में 9 लगाना है, क्लियर है। तो ये आपका शुद्ध आंसर 53/99। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझना। किसी संख्या को 8 से 99 से विभाजित करने पर शेषफल 58 है ना। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। बताओ किसी संख्या को 8 से 99 से विभाजित करने पर शेषफल 58 आता है, कितना आता है शेषफल 58। तो उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल क्या होगा, जल्दी से आंसर बता दो, कमेंट करो क्या होगा मेरे भाई इसका शुद्ध आंसर, कमेंट करें आप जल्दी, 2 सेकंड के इसका आंसर निकाल के बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो कैसे हल करेंगे, यदि किसी संख्या को 8 से 99 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है मेरे भाई 58 आता है ना। तो उसी संख्या को 29 से मैं विभाजित करूं तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अगर मैं भाई जिसमें भाग देते हैं वो कितना नंबर है 899 है ना, ये आपका भाजक है, इसमें किसी नंबर से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना होता है 58 आता है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, इसमें कोई भी नंबर से, मान लीजिए कोई नंबर है ये, इससे हम विभाजित करते हैं इसमें तो शेषफल 58 आता है ना। अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा वो नंबर, अगर मैं इसमें ये नंबर जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा 957 है ना, 957। मतलब इसी संख्या में आप इस नंबर से भाग दे रहे हो तभी तो शेषफल 58 आ रहा है ना। दिमाग थोड़ी सी लगाओ, अगर किसी संख्या से इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल आता है, रिमाइंडर कितना बचता है 58 है ना। अगर मैं 58 को इसमें ऐड कर दूंगा तो नंबर कितना बनेगा 957, यानी 957 में डिवाइड किया जा रहा है तभी तो शेषफल कितना आ रहा है मेरे भाई 58 है ना। माइनस कर लो शेषफल 58 आएगा, क्लियर है। तो इसी संख्या को मैं 29 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या बनेगा बताओ। तो 29 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, एकदम जीरो आएगा, 3 बार में जाएगा है ना, 33 बार में जाएगा, तो जीरो शेषफल आएगा, तो जीरो ही शुद्ध आंसर होगा, क्लियर है ना। बताइए किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, हमको एकदम धड़ल्ले से समझ में आ गया है। नेक्स्ट पर चलिए, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। चलो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन बताने की कोशिश करें। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल
के रूप में 2 प्राप्त होता है। बताओ वो कौन सा नंबर है ना, वो कौन सा नंबर है। अगर हम 4 से 6 से 8 से 12 से 16 से विभाजित करते हैं तो हमेशा शेषफल 2 आता है, वो नंबर बता दो, ध्यान से समझेंगे। देखिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 16 है। इस नंबर से हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर, शेषफल हमेशा आपको 2 मिलता है। ध्यान से समझो, ये 4 से 6 से 8 से 12 16 से हम इसमें डिवाइड करते हैं, कोई नंबर है ना, तो शेषफल कितना बनता है मेरे भाई, 2 बनता है शेषफल। तो वही पता लगाना है वो कौन सा नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 आ रहा है। तो ध्यान से समझो, करना कुछ नहीं, जो दिया रहेगा ये नंबर जिसे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडर जो दिया रहेगा उसका हम लेंगे एलसीएम, है ना, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम बताओ इससे कितना होगा मेरे भाई, तो एलसीएम बन जाएगा 48, है ना। क्लियर है, ये सभी नंबर इसको डिवाइड कर देगा, यही छोटी छोटी नंबर, ये क्या है 48 है। क्लियर है ना, छोटी छोटी संख्या बताओ जो ये सभी नंबर इसको डिवाइड कर दिए, यही ना होता है एलसीएम। क्लियर है ना, तो एलसीएम कितना बना 48, है ना। देखो अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 48 डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड करूंगा तो ये टोटल डिवाइड हो जाएगा, यानी शेषफल कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। लेकिन हमको बचाना है 2 शेषफल, है ना। तो अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं, ये शेषफल इसमें जोड़ दूं तो कितना बनेगा 50, है ना। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा शेषफल 2 आएगा, 6 से डिवाइड करोगे हमेशा शेषफल 2 आएगा, 8 से डिवाइड करोगे हमेशा शेषफल 2 आएगा, 12 से डिवाइड करोगे हमेशा शेषफल 2 आएगा, 16 से डिवाइड करोगे हमेशा शेषफल 2 ही है ना। यानी वो नंबर कौन सा है 50 है, जिसमें हम 2 4 6 8 12 16 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमेशा आपको 2 मिलेगा, है ना। तो 50 करेक्ट लगाएंगे आप आंसर। चलिए एलसीएम लेना है उस नंबर को, उसके बाद शेषफल को जोड़ देना है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। त्रिज्या 9 सेंटीमीटर एक ठोस धातु गेंद को 6 mm त्रिज्या और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। तो हमको बताना है इस प्रकार बनने वाली ठोस बेलनों की संख्या बताइए कितनी बनेगी, है ना। पहले बेलन था, वो सॉरी गोला था, ठोस गोला, उसको पिघलाकर हमने बेलन बना दिया। क्लियर है, 6 mm और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का। तो बताना है कि बेलन कितने बनेंगे मेरे भाई। दोस्त ध्यान से समझो, देखो जितना 2D 3D डायग्राम के क्वेश्चन होंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे फार्मूला हमको याद रहे। जब फार्मूला याद 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म, ट्रिक के पीछे नहीं ना इधर उधर की बातें के पीछे भाग रहा है। फार्मूला याद रहो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। जैसे मैं पूछूं गोला का आयतन क्या होता है तो आप फट से बोल दो 4/3 पाई आर क्यू, है ना, पाई आर क्यू। किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के, है ना, पाई आर स्क्वायर एच के। क्यों मेरे भाई इक्वल होंगे, इक्वल इसलिए क्योंकि आपने गोला को ही पिघलाकर तो बेलन बनाया, दोनों को आयतन तो सेम ही रहेगा ना। क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ पाई पाई कट जाएंगे, वो कांस्टेंट है, 4/3 बच जाएगा। क्लियर है, 4/3 बचेगा। आर का वैल्यू 9 है। क्लियर है ना, गोला का रेडियस 9 है, इक्वल यहाँ पर रेडियस कितना दिया भाई, देखिए जो बेलन है इसका रेडियस दिया गया है 6 mm में है। क्लियर है, हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सभी वैल्यू सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर के लिए क्या 10 से डिवाइड कर दो, 1 सेंटीमीटर 10, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 10 से डिवाइड करो कितना होगा 0.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर रख लेंगे 0.6 गुने 0.6 और गुने में ऊंचाई, ऊंचाई है 1। अब एक बात ध्यान से समझो, देखिए हमको निकालना है बेलन की संख्या, तो बेलन की संख्या निकालना है तो नंबर ऑफ बेलन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ बेलन, है ना, बेलन यानी एन का है, आप नंबर ऑफ बेलन है, सिलेंडर है ना, नंबर ऑफ सिलेंडर से डिवाइड कर दे, एन आपका जो वैल्यू निकल के आएगा यही आपको डिनोट करेगा कि बेलन की संख्या कितनी है। तो इधर भी हम एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो पॉइंट हटाओ बट्टे में 10 लगाओ, पॉइंट हटाओ बट्टे में 10 लगाओ, है ना। क्लियर है, अब काटते हैं 3 से 3 खत्म, 3 दूना के 6 और कुछ कटेगा। अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 दूना के 4, 2 से काटूंगा तो 3 होगा, है ना, 3 से काटोगे तो 3 होगा और कुछ नहीं, 29 27, 27 में 100 से डिवाइड करोगे यानी एन का वैल्यू कितना होगा 2700, यही आपका शुद्ध आंसर हो जाएंगे। क्लियर है ना। अरे मेरे में दोस्त यहाँ पर 3 से करोगे 9 में 29 27, यहाँ भाग्य में है 100, इधर फेंक दो तो गुना में होगा, तो 27 गुने 100 कितना होगा 2700। किसका वैल्यू, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू 2700 शुद्ध आंसर। क्लियर है ना, किसी को डाउट यहाँ पर थोड़ी सी भी नहीं होगी। यानी टोटल बेलन कितने बनेंगे 2700। आपने गोला का पिघलाकर बेलन बनाया 6 mm और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का, तो कितने बेलन बनेंगे मेरे भाई, सिलेंडर कितने बनेंगे, आप बोल लेंगे 2700। क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 75 छात्र में से
यदि लड़कों का प्रतिशत 40 है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बता दो। लड़कियों को संख्या निकालनी है, ध्यान से समझो, हमको लड़कियों की संख्या निकालनी। टोटल स्टूडेंट 75 है ना। इसमें से बॉय कितना है मेरे, B4 बॉय कितना है, 40% है ना। 40 से नहीं दिया, 40%। तो बताओ, मैं पूछूं 75 का 40% कितना बनेगा। 75 का 40%, अगर मैं पूछूं 75 का 40%, देखो 1 जीरो से 1 जीरो 2 से काट दो, खत्म, या 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 7 चौके वो 70 है ना, 70, सॉरी मेरे दोस्त, 70 नहीं है, 75 है, यानी 75 का 40% है ना। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो 2 से हमने काटा, कितना बन बैठ कर 2, इसको कर ले 2, ये 5 5 कर 15, यानी 15 30, यानी कितना आया, 30 आया, हाँ है ना। 75 का 40% कितना बनेगा, 30 बनेगा। तो एक दोस्त बात बताओ, गर्ल की संख्या कितनी होगी, टोटल स्टूडेंट्स 75, उसमें से 30 वो लड़के हैं, तो बॉय कितने होंगे, 45, सॉरी गर्ल कितनी होगी, 45, सही है आपका सूद आंसर। 75 लड़के, 75 के 40% निकाला तो 15 30, 30 आया, यानी लड़के उस क्लास में कितने हैं, 30 है, तो बचा खुचा कौन बचेगी, लड़कियां ना बचेगी, यानी लड़कियां कितनी है, 45 है, 45। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है पूछा गया है, और दो संख्या तीसरी दे रखा है और पहली भी, है ना। तीसरी संख्या से 30% 40% कम है, तो ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या नहीं दिया है, तो मान लीजिए एक संख्या है, हमने मान लिया तीसरी संख्या 100 है ना। ये तीसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये पहली संख्या है। क्लियर है ना। हमने लेट मान लिया तीसरी संख्या 100 है। क्लियर है। दूसरी जो संख्या है कितना कम है, 40%, तो 40% कम करोगे तो ये 60 होगा। और पहली संख्या कितना कम है मेरे भाई, 30%, यानी पहली संख्या कितना होगा, 70 होगा। यही ना, है ना। चलिए करेक्ट। पहली संख्या 30% कम है, दूसरी संख्या 40% है। किससे भाई, तीसरी संख्या थे, हमने कम कर लिया, 30 - 40 कर लिया तीसरी संख्या में से। बातें समझ में आई। हमसे पूछा गया मेरे दोस्त, दूसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो दूसरी संख्या कितना है, 60 है ना, बट्टा पहली संख्या का, जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं हमेशा वैल्यू नीचे, तो पहली संख्या का ना, तो पहली संख्या नीचे। अब प्रतिशत के लिए गुने में 100, अब हल कर लो, 0 से 0 कट जाएंगे, है ना। बचेगा 600, और 600 में भाग लगाओगे 7 से, तो आपका कितना आएगा, 85 से ही 5/7%, यही आपका शुद्ध आंसर होगा। क्लियर है, हाँ है ना। क्लियर है। 7 8 56, 7 5 35, बचे कितने, 5, 85 से ही 5/7% आपका शुद्ध आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न संख्या निकालनी है, बताओ कैसे करोगे। दिया गया 1/8, 2/12, है ना। नेक्स्ट 3/16, और अगला 4/20। हमको बताना है सबसे छोटी भिन्न, है ना, छोटा फ्रैक्शन बताओ, छोटा फ्रैक्शन हमको बताना है। कैसे पता लगाओगे, तो ध्यान से समझना। देखिए इससे ये स्टार्ट करते हैं। देखो जब से छोटी और बड़ी आपसे पूछी जाए तो करस्पॉन्डिंग गुना करना है। पहले इस दोनों को देखो, 8 से गुना करेंगे, इसमें तो कितना बनेगा, 16, इसमें गुना करेंगे तो 12 बनेगा, यानी ये बड़ी बन गया, ये छोटा बन गया, तो ये गलत हो गया। हमको छोटी निकालना है ना, तो यही तो छोटा। देखो 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर, करस्पॉन्डिंग हमने गुना करना है तिरछा तिरछी, तो 8 से इसमें गुना करोगे तो 16 बनेगा, 12 से इसमें गुना करोगे तो कितना होगा, 12 बनेगा, हाँ है ना। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 12 है, और ये बड़ा है, तो ये खत्म। अब इससे चेक करते हैं, 16 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 16 बनेगा, 8 से 8 तरीका 24, यानी ये भी बड़ा हो गया। फिर इसमें 20 से करोगे तो 20 यहाँ बन जाएगा, है ना, इसको खत्म करो। और 8 चौका 32, यहाँ 32 बनेगा, ये भी बड़ा हो गया, तो छोटा 1/8 है। क्लियर है ना, है ना। ऐसे चेक करना है आपको। बड़ा पूछा जाएगा तो कौन होगा, ये 4/20। क्लियर है, समझ गए होंगे। चलिए नो डाउट। चलो अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखिए रवि ने एक पुराना सोफा 6500 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 1200 रुपया खर्च किए। किसी कारण उसने 17% की हानि पर उसको बेच दिया, तो हमको बताना है उस किस मूल्य पर बेचा, है ना। सेलिंग प्राइस हमको बतानी है, ध्यान से समझना। देखिए रवि एक लड़का है जो 1200 रुपये में कॉस्ट प्राइस निकालते हैं ना, 1200 रुपये में, सॉरी 1200 बोल रहा हूँ, 6500
₹6500 में क्या खरीद के लाया, एक सोफा, है ना। टूटी फूटी सोफा ले, नहीं गद्दे था, नहीं उसमें कुछ भी था, है ना। टूटी फूटी लकड़ियों से बना था, तो उस पर मरम्मत कराने के लिए उसने ₹1200 और उस पर लगा दिया, है ना। ₹1200 खर्च कर दिया, तो टोटल आपका कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, जोड़ लो 77, है ना, ₹7700। यानी अब उस सोफा का प्राइस कितना हो जाएगा, ₹7700 ना, है ना। टूटा था, जूटा था, तो उसने जूटा के लिए कितना रुपया खर्च किया, 1200। मरम्मत के लिए कितना खर्च किया, 1200। खरीद के लिए 65 से 12 से ऐड करो, 7700। 7700 आप कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, है ना। किसी कारण उसने क्या किया मेरे भाई, 17% की हानि पर इसको बेच दिया। बताओ, 7700 में खरीद के लाया, 17% की हानि में बेच दिया। कोई भी चीज अपने आप में 100%, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, उस पर 17% की हानि हो जाएगी, तो सेल कितना में करिया होगा, 83% में ना, है ना, 83% में ना। तो 7700 में क्या किया, खरीदा, है ना। बेचा कितना, 83% में, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100 लगा दो, 20 से 20 गुना कर लो, इसको गुना करोगे जो आएगा वही आपका आंसर, 6391 आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। बताओ, किसी को डाउट, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। तो किसी को डाउट, खरीदा इतने में 17% की हानि होगी, तो सेल कितना की में किया होगा, तो 83%, यानी 83/100, है ना। क्लियर है। तो 77 का 80%, 83% निकाल लेंगे, जो आएगा उतने ही में सेल किया होगा, यानी सेल कितना किया होगा मेरे भाई, 6391। अगर आपसे पूछा होगा कितने की हानि होती, तो 6391 में से, 77 में से 6391 माइनस कर लोगे, तो उतने रुपए की हानि हो जाएगी। अगर इसमें हानि पूछा होता कि हानि बताओ कितने रुपए का हुआ, तो कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस कर लोगे, यानी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर लोगे, तो आपका क्या आएगा, लॉस। चलो चलो मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जतीन 15% लाभ पर एक साइकिल को बेचना चाहता है, लेकिन उसे वास्तव में 540 रुपए में 10% की हानि पर बेची। लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था, बताओ। देखो, जतीन जो है 15% लाभ पर एक साइकिल बेचना चाहता था, लेकिन उसने वास्तव में 540 रुपया में 10% हानि पर बेच दिया, है ना। 10% की हानि पर बेचा, ध्यान देना। देखो, कोई भी चीज अभी ना हमने बताया, कॉस्ट प्राइस किस में होता है भाई, अपने आप में 100% होता है ना, 100% होगा, ना ही कम ना ही ज्यादा। क्लियर ना। चलिए, तो ध्यान से समझना, अगर उस पर 10% हानि हो जाती है, तो सेल कितना में किया होगा, 90% में, है ना। जबकि सेल कितना में करते हैं, 540 में, 90% का वैल्यू 540, तो 1% का वैल्यू बताओ कितना होगा, है 9 छक्के 54, यानी कितना होगा, 60 होगा, है ना। 60 आ गया, 1% का वैल्यू 9 छक्के 54, 60 यूनिट आया। अब देखो, उसको 15% का अगर प्रॉफिट कमाना होगा, तो कितने में सेल करेगा। एक बात ध्यान से समझना, एक बात ध्यान से समझना। देखिए, 1% का वैल्यू इतना, तो कॉस्ट प्राइस में पूछूं, कॉस्ट प्राइस 100% अपने आप में कॉस्ट प्राइस होता है ना। तो इधर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी खरीदा कितना में होगा, 600 रुपये में, है ना। खरीदा कितना में होगा, 600 रुपये में। क्लियर है ना। अगर इसको 600 रुपये में खरीद कर लाया, इसमें 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो कितने में बेचे, यही पूछा गया है। तो 600 का 15% निकाल लो, जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया, 15% प्रॉफिट। क्लियर है। तो 15 छक्का 90, यानी 690 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बताओ, अरे मेरे दोस्त, 20 से 20, 15 छक्का 90, तो 600 का 15% कितना है, 90 आया, और 90 इसमें ऐड कर दोगे, यानी बेचा कितना में होगा, 690 में, तभी तो उसको 15% का प्रॉफिट होगा। तो 690 आपका शुद्ध आंसर। क्लियर है ना, क्लियर है ना। किसी को डाउट नहीं होगी। चलो, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अगला क्वेश्चन, यदि 40 व्यक्ति 15 दिनों में 240 केजी चावल खाते हैं, तो 30 व्यक्ति 18 यदि 40 व्यक्ति 15 दिनों में 240 केजी चावल खाते हैं, तो 30 व्यक्ति 48 केजी चावल कितने दिनों में खाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको दिमाग में कौन सा कंसेप्ट जगह, टन से आ जाएगी, M1D1H1। क्लियर है ना। और बट्टे में W1, ये वाला कंसेप्ट है, M1D1 वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। क्यों, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या दी है, दिन भी दिया है और घंटा भी दे रहा है, लेकिन इसमें घंटा नहीं है, यानी आवर्स नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया गया, वर्क भी दे रखा है। तो इससे पता चल गया ये M1D1 का कंसेप्ट है। M1D1 क्या बोलता है, M1, है ना, गुने D1 और बट्टे में W1। क्लियर। इक्वल किसको होगा, M2 के D2 के बट्टे में
W2 के। यहाँ H1 भी होता है लेकिन H1 नहीं है। M मतलब व्यक्ति की संख्या, D मतलब दिन, और W मतलब क्या होगा मेरे भाई, कार्य वर्ग। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं बताओ, पहले दिया 40 व्यक्ति तो 40 लोग को। D1 कितना है 15 दिन, टोटल काम कितना है 240, इक्वल किसका होगा M2। M2 तो वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई, M2 का वैल्यू 30, D2 को तो वैल्यू आपको निकालना है दिनों की संख्या, और कितने केजी चावल खाते हैं 48 केजी। अब यहाँ से हल कर लेते हैं। देखो 0 से 0 काटने में किसी को हर्ज नहीं, इसको काटो तो सूरत 48 होगा। क्लियर है। अगर मैं 4 से काटूँ तो 4 छक्के 24, 1 0 है ना, और कुछ किससे कटेगा, अगर मैं 5 से काट लूँ 5 3 15 है ना, अब 12 25 60, हाँ 5 3 है ना, 5 3 15 12 25 60। क्लियर है ना। अब देखो अब किसे 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी D2 का वैल्यू इसको करस्पॉन्डिंग गुना करेगा तो D2 का वैल्यू कितना आएगा 4। 4 दिन में 48 केजी चावल कितने व्यक्ति खाएंगे, तो 30 व्यक्ति खाएंगे। क्लियर ना, तो 4 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो यहाँ पर आपको झगड़ा करना था तो आप झगड़ा कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन समझते हैं। ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपया निवेश किया। ए ने 6 महीने बाद अपने पैसे के साथ व्यवसाय को छोड़ दिया और पहले वर्ष के अंत में उन्होंने 13,000 रुपये का लाभ अर्जित किया। तो बताना है एक का हिस्सा कितना है, एक का प्रॉफिट पता लगाना है। ध्यान से समझना। देखो दो व्यक्ति हैं, एक ए है तो दूसरा बी है। क्लियर है। इसने इन्वेस्ट कितना पैसा किया मेरे भाई, 15,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, और बी ने कर दिया 25,000 रुपया इन्वेस्ट, है ना। एक महीना में 15,000 लगाता है ए, और बी कितना लगाता है, एक महीने में 25,000 रुपया लगाता है ना। देखो एक बात ध्यान से समझना मेरे दोस्त, देखो करना कुछ नहीं, ये जो है 6 महीने बाद अपना व्यवसाय छोड़ देता है ना, इसमें से हट जाता है। तो ये 6 महीने में कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो 15 छक्के 90,000 रुपया, है ना। अरे भाई ए ने 6 महीने बाद चला गया, तो 6 महीने के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, एक साल अंत में दिया है, एक साल के अंत में, तो एक साल में 6 महीना, और 6 महीने बाद चला गया। 6 महीने बाद जाता तो 6 महीने पहले तो पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो 6 महीने का पैसा कितना होगा 90,000 होगा। इसका एक साल, ये तो छोड़ के नहीं गया, यानी एक साल इन्वेस्ट किया होगा, तो एक साल का पैसा कितना होगा, यानी 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 × 25 कितना होता है, 300 होता है। 300 पहले से 3 जोड़ो, यानी 3 लाख रुपए उसने क्या किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा। क्लियर। हम ले लेते हैं ए और बी का रेशियो बड़ा नंबर हो गया, इसलिए तो इधर से 4 जीरो इधर से 4 जुड़ा दो, इसका रेशियो ले लोगे तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। इन्वेस्ट का रेशियो कितना है, 3:10 है। क्लियर है ना। एक बात ध्यान दो, टोटल रुपया कितना है मेरे भाई, टोटल रुपया 13 हो जाएगा। टोटल कितना है 13 है, उसमें से हम ए का हिस्सा निकाल रहे हैं, तो टोटल में से ए का हिस्सा कितना है 3 है, और उसने प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट का ही तो हिस्सा निकालना है, तो प्रॉफिट हुआ कितना मेरे भाई 1300, सॉरी 13,000, तो काट दो कितना आएगा 1,000, यानी गुना करोगे तो कितना आएगा 3,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। ए का हिस्सा कितना आएगा 3,000 हो जाएगा, और बी का हिस्सा आ जाएगा 10,000। क्लियर है ना, है ना। प्रॉफिट का रेशियो, सॉरी प्रॉफिट कितना होगा ए का हिस्सा कितना आएगा 3,000। क्लियर है ना। टोटल है 10, 10 में से ए का हिस्सा है 3, टोटल प्रॉफिट 13,000, 13 से काटो 1,000 और 3 से गुना करो तो 3,000 आ जाएगा। बातें आपको समझ में आई, है ना। यहाँ तक किसी भाई बंधु को दिक्कत, आप बोलेंगे थोड़ी सी भी हमको दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत नहीं है तो अगला प्रश्न ध्यान दो, अगला प्रश्न ध्यान दो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, 10% और 20% का क्रमिक छूट का समतुल्य एकल छूट निम्न में से क्या है। देखो हमको पूछा गया दो क्रमिक छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो एकल छूट इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमसे पूछा गया। तो ध्यान से समझना, जब भी आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा जाए तो आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी और बट्टे में 100%। क्लियर है ना। चलो तो ए बी क्या है आपका, दोनों डिस्काउंट है, कितना कितना है मेरे भाई 10-20 का, तो यहाँ 10 यहाँ 20 30 हो जाएगा, माइनस 10 और 20 यहाँ 10 रखोगे यहाँ 20 रखोगे। क्लियर है। काट दो 0 से 0, यानी कितना बचा 2, यानी 28% आपका करेक्ट आंसर, 28% आपका करेक्ट आंसर। 10 और 20 यहाँ पे रख कर हल करोगे 28% निकल के आएगा, निचोड़ है 28%, यानी ओवरऑल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना बन जाएगा 28%, एकल छूट है। क्लियर है ना। चलो अगला प्रश्न, पुत्र और पिता के वर्तमान आयु का रेशियो 2:8 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 5:11 होगा। तो पुत्र का हमको प्रेजेंट एज निकालना है, प्रेजेंट आयु। देखो P4 क्या होता है, प्रेजेंट, A फॉर एज, है ना। यहाँ लिख लेते हैं P सन, यह लिख लेते हैं F फॉर फादर। देखो दोनों का प्रेजेंट
एज का रेशियो 2:8 है। क्लियर है ना। यहाँ पे बोला गया है 9 साल बाद, 9 साल बाद रेशियो कितना हो जा रहा है मेरे भाई, 9 ईयर्स, है ना, 9 ईयर्स बाद रेशियो हो जाएगा 5:11। देखो इस तरह क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होता है, हम देखो एज जो अभिन्न है 10 साल बाद या 50 साल बाद या 50 साल पहले का एज का जो डिफरेंस रहेगा हमेशा तो सेम रहना चाहिए। तो ये प्रेजेंट का एज और ये 9 साल बाद का एज, दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, बीच का अंतर कितना है, बीच का अंतर आप बोलेंगे मेरे भाई 3 का है। यहाँ का अंतर कितना का है, 3 का है, बिल्कुल सही, 3 का अंतर है तो बात सेम हो गया, इक्वल ही होना चाहिए। क्लियर है ना। 3 का वैल्यू कितना दिया, 9 ईयर्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 होगा। हमसे पूछा क्या गया मेरे भाई, प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज ही नहीं पूछा गया मेरे दोस्त, बिल्कुल सही। प्रेजेंट एज किसका, सन का। सन का एज कितना है प्रेजेंट में, 2 है ना, 2 का रेशियो है। 1 यूनिट का वैल्यू 3 आया, 3 दूना के 6, 6 साल का है वर्तमान में कौन, वो लड़का। अगर पुत्र पूछा जाए, वो सॉरी फादर को पूछा जाए तो 8 तरीका 24 हो जाएगा, यानी पिता कितने का है, 24 साल का। बातें समझ में आई। 3 का वैल्यू 9 दिया है, हमारा 3 आया अंतर, जबकि क्वेश्चन का अंतर कितना था, 9 था। तो 3 का वैल्यू 9, 1 यूनिट का वैल्यू 3, 3 दूने के 6, 8 तरीके 24 आ गया। सन प्रेजेंट में कितने साल का है मेरे भाई, बताओ कितने साल का है, 6 साल का है। और ये कितना का है, 24 साल का है। अगर पूछा जाए 9 साल बाद कितने का होगा पुत्र, तो इसमें गुना कर दे, तो 15 साल का हो जाएगा। 9 साल बाद ये कितने का हो जाएंगे, इसमें 3 से 11 33 साल का हो जाएंगे। क्लियर होगा अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होता तो। क्लियर है। तो आई होप जितना हमने क्वेश्चन बताया आपको टकाटक आपको समझ में आया होगा, नो डाउट ना, किसी को परेशानी नहीं होगी। विद इन सेकंड में क्वेश्चन खूब से खूब, आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड लगा होगा समय। क्लियर ना, हल करने में। क्लियर है, हाँ ना, तो किसी को डाउट नहीं होगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, और इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।